बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में पुली ब्लॉक सिस्टम फ्री बॉडी डायग्राम का प्रैक्टिस कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए ज़रा, हमसे कहा जा रहा है ये एक प्लेटफॉर्म है। ऐसे देखिए, ये मान लो एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म का मास मान लो कैपिटल M है। ऐसे ये एक प्लेटफॉर्म है, इसका मास है कैपिटल M और ये ग्राउंड से कुछ हाइट पे है। अब तुमको ये कैसे हाइट पे मैनेज होगा, तो देखिए ज़रा, यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, यहाँ पर एक पर्सन, इस पर्सन का मास है स्मॉल m। ध्यान से देखना, यहाँ एक रस्सी लटक रही थी ऐसे, और ये रस्सी एक आइडियल पुली से ऐसे पास कर रहा है ऐसे, और यही रस्सी घूम के यहाँ आके प्लेटफॉर्म से बंध गया। यहाँ से एक रस्सी गया मिडिल से, फिर यहाँ एक पुली, और ये रस्सी घूम के यहाँ प्लेटफॉर्म से बंधा, फिर यहाँ से एक रस्सी, यहाँ से एक पुली, और ये बताओ रस्सी यहाँ बंधा, और यहाँ से बताइए मिड से एक और पुली, और इस पुली को यहाँ सीलिंग से बांध दिया गया और इसे यहाँ फिक्स कर दिया गया। अब सवाल देखो क्या है, इस पर्सन ने इस रस्सी को ऐसे पकड़ा और नीचे खींच दिया, मान लो F से या T से, तो बताओ इस पर्सन के हाथ पर T ऊपर आएगा? एक एक बात समझ लेना, ये वाला T वाई मैन ऑन स्ट्रिंग, ये वाला T वाई स्ट्रिंग ऑन मैन, राइट। अच्छा, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा, पर्सन ने इस प्लेटफॉर्म को दबाया होगा कितने से? N से। हमेशा बोलेंगे कितने से? N से। तो इसको रिएक्शन भी क्या मिला होगा? N मिला होगा। ये वाला N किस पे लग रहा है? प्लेटफॉर्म पर। ये वाला N किस पे लग रहा है? मैन पर। तो बताओ, जब हम मैन का FBD बनाएंगे तो ये वाला N दिखाएंगे, और जब प्लेटफॉर्म का FBD बनाएंगे तो ये वाला N दिखाएंगे। सवाल लिखें, ऑल द स्ट्रिंग एंड पुलीज आर massless. All the string and pulleys are massless. All the string and pulley are massless. Find force applied. Why man on the string to manage himself at rest on the platform, कह रहा है ताकि ये पर्सन प्लेटफॉर्म के साथ रेस्ट पे बना रहे। तो ध्यान दो, कह रहे हैं इस पर्सन ने इस पुली को, रस्सी को कितने फोर्स से खींचा, ध्यान देना। कह रहे हैं पर्सन ने स्ट्रिंग को कितने फोर्स से खींचा ताकि पूरा सिस्टम रुका रहे, यही तो सवाल है। मैनेजेज हिमसेल्फ एट रेस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म, तो ये पूरा अरेंजमेंट हवा में रुका है। तो चलो भाई देखते हैं, टेंशन, अगर इसने रस्सी को T से खींचा तो यहाँ देखो T, यही इधर घूम के गया T, इधर T। अब बताओ, इस रस्सी में टेंशन ऊपर की तरफ 2T, इस पुली से अब नीचे की तरफ 2T, ये वाला 2T इस पुली पर, ये 2T इस पर है। यही पुली बताओ, रस्सी इधर आया तो ये 2T, इधर 2T, इधर बोलो 4T हो जाएगा, इधर देखो 4T होगा। यही 4T वाली रस्सी इधर आया 4T, यहाँ प्लेटफॉर्म पे अबे 4T, इधर बताओ इसमें आएगा 8T, तो इस पुली से अबे 8T, इधर 8T, इस प्लेटफॉर्म से अबे 8T। बताओ इस वाली रस्सी में होगा 16T, सीलिंग पर लग रहा होगा 16T नीचे की तरफ। अगर ये पर्सन इस रस्सी को T से खींचेगा तो पता है यह सीलिंग पर पहुंचेगा 16T, कितना? 16T। तो कोई हमसे यही सवाल कर ले, बताओ सीलिंग पर कितना फोर्स लगेगा, आंसर होगा 16T, राइट। अच्छा एक बात बताओ, ये पर्सन और प्लेटफॉर्म क्या दोनों एक साथ रुके हुए हैं? यस। तो अगर दोनों एक साथ रुके तो सवाल करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, या फिर हम पहले बना लें कंबाइंड। लेकिन कंबाइंड में एक बात देखनी पड़ती है, जो इंटरनल फोर्स होते हैं वो पता नहीं चलते हैं। तो चलिए हम एक काम करते हैं, हम पहले कंबाइंड ही बना ले रहे हैं। लेकिन कंबाइंड FBD हम तभी बना सकते हैं जब दोनों का एक्सेलरेशन बराबर हो। तो इस सवाल में दोनों एक साथ रुके हुए हैं, तो मैं बनाने चला कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम। ध्यान से देखना, कंबाइंड FBD ऑफ मैन एंड प्लेटफॉर्म, मैन एंड प्लैंक
प्लैंक बोल दो या प्लेटफॉर्म। तो ध्यान देना, ये एक प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, ये मैन। हमने इन दोनों से मिला के कहा, इसका मास कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम। हमने इन दोनों से कहा कि हम आप दोनों को कंबाइंड देखना चाहते हैं। हमने पर्सन और प्लेटफॉर्म से कहा आप दोनों कंबाइंड सिस्टम है, एक ही बॉडी है, अलग अलग नहीं है। बताइए आपके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कह रहा है इधर मेरे ऊपर स्मॉल एम जी, ये कह रहा है मेरे ऊपर कैपिटल एम जी। ये बताओ स्मॉल एम जी कैपिटल एम जी किसने लगाया? वाई ग्रेविटी ऑन मैन एंड प्लेटफॉर्म। ये पर्सन कह रहा मेरे हाथ पर इधर एक टी, ऐसे ये वाला टी जो इसके हाथ पे आया। प्लेटफॉर्म पे कितना टी? ये टी, 2T, 4T, 8T। प्लेटफॉर्म कह रहा एक टी इधर, एक 2T इधर, एक 4T इधर, एक 8T इधर। हमने कहा आप दोनों के बीच में जो नॉर्मल है उसका क्या हाल? तो ये कह रहे हैं वो इंटरनल है। बताओ नॉर्मल रिएक्शन कंबाइंड के लिए कैसा? इंटरनल। हमने इनसे कहा क्या तुमने प्लेटफॉर्म को दबाया या प्लेटफॉर्म ने तुम्हें दबाया? तो ये कह रहा है अगर कंबाइंड पूछोगे तो नहीं बताएंगे, वो हमारा इंटरनल मैटर है। आपको अगर एन के बारे में जानकारी चाहिए तो आप इंडिविजुअल बात करिए। तो चलिए अगर हम कंबाइंड एफबीडी बनाएं तो ये फोर्स हो गए एक्सटर्नल, और हम देख रहे हैं कि ये दोनों हवा में इक्विलिब्रियम में रुके हुए हैं। एक्सेलरेशन 0, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में। और अगर बेटा इक्विलिब्रियम में तो जितना फोर्स आप उतना फोर्स डाउन। बताओ अब कितना? 8, 4, 12, 14, 15, 16, 16T बराबर स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम जी। तो बताओ टी की वैल्यू आ गई बेटा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जी बाई 16, ये आ गया टी। यही वो फोर्स है जो पर्सन ने रस्सी पर लगाया ताकि वो पर्सन और प्लेटफॉर्म दोनों रेस्ट पर बने रहे। टी आ गया, आंसर आ गया। कोई हमसे कहे नहीं हमें तो नॉर्मल निकालो, हमें तो ये नॉर्मल चाहिए इनके बीच का। तो अगर नॉर्मल निकालना तो बताओ इस केस में कंबाइंड एफबीडी में नॉर्मल कैसा था? कंबाइंड एफबीडी के लिए नॉर्मल इज इंटरनल, नॉर्मल इज इंटरनल फोर्स। लेकिन अगर कोई कहे नहीं हमें तो नॉर्मल ही निकालना है तो हम एक काम करेंगे, नॉर्मल इनके बीच में लग रहा है, यहाँ से काटा, पर्सन अलग प्लेटफॉर्म अलग। आप किसमें इंटरेस्टेड? आपने कहा पर्सन, तो हमने पर्सन का इंडिविजुअल एफबीडी बनाया, एफबीडी ऑफ मैन। अब हमने इससे इंडिविजुअली पूछा, अकेले में पूछा कि आप बताइए आपके ऊपर कौन कौन से फोर्स हैं। तो देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा सर मैं ऐसे खड़ा था, ऐसे खड़ा था मैं। कह रहा सर अर्थ का ग्रेविटी मुझे नीचे खींच रहा है, रस्सी मुझे ऊपर की तरफ टी दे रहा है, और कह रहा सर नीचे जो प्लेटफॉर्म है वो मुझे ऊपर धक्का मार रहा है एन से। बताओ जब हम कंबाइंड बात कर रहे थे तो ये एन की बात नहीं कर रहे थे। क्यों? कह रहे थे हमने उसे दबाया, उसने मुझे दबाया, वो हमारा इंटरनल मैटर है। लेकिन अगर हमने इंडिविजुअली पूछा तो ये कह रहा सर प्लेटफॉर्म ने मुझे एन दिया है ऊपर की तरफ। हमने कहा आप जा किधर रहे हैं? कह रहा हम तो सर रुके हुए हैं, मेरा एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है। तो बताओ इक्वेशन क्या बनेगी? एन प्लस टी विल बी इक्वल टू स्मॉल एम जी। हमें निकालना एन, तो ये आएगा स्मॉल एम जी माइनस टी। तो देखो आंसर आ गया स्मॉल एम जी माइनस टी आया, अब ये भी स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जी बाई 16। तो देखो जरा एन की वैल्यू 16 एम में से एक एम गया, 15 स्मॉल एम माइनस कैपिटल एम और जी बाई 16, ये आएगा नॉर्मल। इस पर्सन ने इस प्लेटफॉर्म को कितने से दबाया? वो एन आ गया। या ऐसे बोला प्लेटफॉर्म ने पर्सन पे कितना एन लगाया? वो आ गया। पर्सन और प्लेटफॉर्म के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स है वो बेटा ये है। तभी मैंने कहा था कभी भी मत कहा करो कि इसने इसको एम जी से दबाया, गलत बात। हमेशा बोलो इसने दबाया एन से तो इसको रिएक्शन भी मिला एन। अब वो एन कितना होगा वो निकालने पे पता चलेगा, राइट? नोट करिए, नोट करिए फिर आगे बढ़ें।
हटा दिया जाए। अब देखो बेटा, चलिए सवाल देखिए। अब हम पुली ब्लॉक सिस्टम में केवल इक्वेशन बनाएंगे, कैलकुलेशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम M1 M2 के टर्म्स में बात कर रहे हैं। जब हमें मास दिया जाएगा 10 kg 5 kg तब हम आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम केवल फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। सवाल कुछ ऐसा है, यहाँ पर सीलिंग से एक आइडियल पुली ऐसे फिक्स है और यहाँ पर एक ब्लॉक M1 मास का, और यही रस्सी घूम के इधर आया है, और ये दूसरा पुली है, और ये M2 मास का ब्लॉक है, और ये रस्सी घूम के ऐसे गई है और यहाँ हमने सीलिंग के साथ फिक्स कर दिया है। हमने माना ये M2 जा रहा नीचे, ये जा रहा ऊपर। ध्यान से देखना, हमने मान लिया ये जा रहा A1 से, ये जा रहा A2 से। तो हमें A1 A2 मान लो निकालने हैं, तो हम केवल इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले टेंशन दिखाइए। तो बताओ यहाँ टेंशन, इससे अब इधर T मान लें। बताओ इस पुली से अब इधर T होगा, यही रस्सी इधर गई, इस पुली से अब T होगा, इस पुली से अब इधर 2T होगा, यहाँ सीलिंग से अब 2T होगा, इस पुली से अब T लगेगा, यही रस्सी इधर गया, पुली से अब T लगेगा, यहाँ सीलिंग से अब T लगेगा, इस मिडिल स्ट्रिंग में नीचे की तरफ 2T पुली पर लगेगा, ब्लॉक से अब ऊपर की तरफ 2T लगेगा। हमने सब जगह टेंशन दिखा दिया। अच्छा सुनो, ये वाली पुली बताओ मूविंग होगी कि फिक्स होगी? बताओ ये रस्सी कांस्टेंट रहनी है तो ये पुली का सेंटर फिक्स्ड होगा। अच्छा इस पुली से पूछूं, इस पुली का क्या हाल है? अगर ये ब्लॉक A2 से नीचे जा रहा है तो जवाब देना इतनी लेंथ, ये लेंथ बताओ कांस्टेंट रखनी है, आइडियल स्ट्रिंग है, तो बताओ ये कांस्टेंट कब होगा? अगर ये A2 से भागे तो पुली का सेंटर भी A2 से भागे, तो बताओ ये पुली नीचे जा रहा होगा कितने से? A2 से। अच्छे समझ लो, यहाँ जो पुली का सेंटर है ये A2 से जा रहा होगा क्योंकि ये ब्लॉक A2 से जा रहा है। यहाँ देखो ये फिक्स है तो ये पुली भी फिक्स है क्योंकि ये लेंथ कांस्टेंट रखनी है। तो क्या हम देख के बता देंगे कौन सी पुली एक्सेलरेट करेगी, कौन सी पुली रेस्ट पे रहेगी? तो ये वाली पुली रेस्ट है, ये पुली एक्सेलरेटेड है। कोई हमसे सवाल कर दे इस पुली का एक्सेलरेशन बताओ, तो आंसर होगा A2 डाउनवर्ड, जितना इस ब्लॉक का होगा। आई थिंक क्लियर। अब देखो बेटा, हम इक्वेशन बनाना, हमारे पास 3 अननोन होंगे। कौन कौन? A1 A2 और टेंशन, 3 अननोन। तो हम इक्वेशन भी 3 बनाएंगे। तो 3 इक्वेशन मैं बनाने जा रहा हूँ, सॉल्व नहीं करेंगे, केवल इक्वेशन बनाएंगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए भाई M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ये M1, तो बताओ नीचे की तरफ M1G हवा में है तो ऊपर टेंशन T। नॉर्मल तो होगा नहीं क्योंकि हवा में लटका है। नॉर्मल कब होता है? जब किसी सरफेस के कांटेक्ट में होता है। ये जा किधर रहा है? ऊपर। कितने से? A1 से। तो बताओ ये हमने FBD बनाया M1 का। बताओ कौन बड़ा, T बड़ा कि M1G? तो T बड़ा, तो लिखिए T माइनस M1G बराबर M1A1 इक्वेशन नंबर 1। अब आओ M2 का FBD बनाओ। FBD ऑफ M2, तो नीचे लग रहा होगा M2G, इधर लग रहा होगा 2T, और ये जा रहा किधर? नीचे। कितने से? A2 से।
तो बताओ m2g बड़ा होगा 2t छोटा होगा, तो दूसरी इक्वेशन m2g माइनस 2t बराबर m2a2। अब जो तीसरा रिलेशन है वो कंस्ट्रेंट रिलेशन है, a1 a2 के बीच में रिलेशन बनाना है। तो a1 a2 में रिलेशन बनाने के दो तरीके होंगे, एक तो पॉइंट मेथड जो हमने कंस्ट्रेंट मोशन में बढ़ाया था, या फिर आप वर्क डन बाई टेंशन जीरो कर दीजिए, जो आपकी चॉइस। पहले हम लगा रहे हैं पॉइंट मेथड। तीसरी इक्वेशन बनाने जा रहा हूं मैं, देखना ध्यान से, रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2 पॉइंट मेथड। देखना ध्यान से, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट देखना मैं। हमने ये वाली रस्सी पकड़ ली, बड़ी वाली रस्सी, इसकी लेंथ कांस्टेंट रखनी है। अच्छा, हमने इसकी लेंथ ऑलरेडी कांस्टेंट कर दी, इसकी कांस्टेंट कर दी। इसकी कांस्टेंट कैसे कर दी? ये फिक्स तो ये फिक्स। ये कांस्टेंट कैसे कर दी? ये A2 से जा रहा है तो पुली भी A2 से जा रहा है। ये लेंथ ऑलरेडी कांस्टेंट। अब देखो ये लेंथ हम कांस्टेंट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। ये वाला पॉइंट किधर जा रहा है? ऊपर। तो इस लेंथ को घटाएगा -a1। ये लेंथ कहीं नहीं जा रहा, 0। ये कहीं नहीं जा रहा, 0। ये कहाँ जा रहा है? नीचे। तो ये इस लेंथ को बढ़ाएगा +a2। ये देखो कहाँ जा रहा है? नीचे। तो इस लेंथ को बढ़ाएगा +a2। और ये वाला पॉइंट कहीं नहीं जा रहा, 0 बराबर 0। तो चाहो तो इसको भी ना लिखो ऐसे ही, 0 वाले हम नहीं लिखेंगे। तो रिलेशन आ गया a1 बराबर 2a2। ये रिलेशन आ गया। थर्ड इक्वेशन देख लो बेटा, ये कंस्टेंट रिलेशन हमने आपको बनाना सिखाया था, कितना आसान है। अब आओ, या फिर इसी रिलेशन को बनाने के लिए आप टेक्निक यूज कर सकते हैं, सिग्मा W टेंशन इक्वल टू 0। बताओ भाई, इस पे टेंशन ऊपर जा रहा, ऊपर, तो प्लस का वर्क डन T इंटू x1 की जगह सीधा a1 लिख दिया। हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखें x1, फिर उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करें, इससे अच्छा T_a1 लिख दिया। इस पे देखो टेंशन 2T ऊपर, जा किधर रहा? नीचे। तो -2T_a2 बराबर 0। तो T डिवाइड कर दो तो a1 बराबर 2a2। ये वही थर्ड इक्वेशन देखो जो हमने कंस्ट्रेंट से बनाई थी, ये आ गया। नोट कर लीजिए। अब सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें m1 m2 की वैल्यू पता नहीं, हम केवल इक्वेशन बनाएंगे। नोट करिए, ये पॉइंट मेथड एकदम क्लियर है ना यार। पॉइंट मेथड में क्या कर रहे हैं? ये वाला पॉइंट कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो इस लेंथ को घटाएगा तो -a1। ये पॉइंट कहीं नहीं जा रहा, 0। ये पॉइंट कहीं नहीं जा रहा, 0। ये वाला पॉइंट नीचे जा रहा है a2 से, तो ये वाला पॉइंट इस लेंथ को बढ़ाएगा तो +a2। ये वाला पॉइंट पुली का पॉइंट है, नीचे जा रहा है a2 से, इस लेंथ को बढ़ाएगा तो +a2। ये पॉइंट कहीं नहीं जा रहा, 0। टोटल सम 0। तो ये कंस्ट्रेंट वाली इक्वेशन। आई थिंक क्लियर। अगला सवाल देख, केवल इक्वेशन बनाना है। ठीक है, ध्यान से देखिए। मान लो हम आपसे कहें, हमारा अगला सवाल ये है, केवल इक्वेशन बनाएंगे क्योंकि हम आपको मास की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रहे हैं। m1 m2 के टर्म से बात करें। ये सीलिंग है और ये एक पुली है। यहाँ एक रस्सी से m1 मास लटका हुआ है और यही रस्सी घूम के जब इधर गया तो यहाँ एक पुली है, यहाँ एक m2 मास का ब्लॉक लटका हुआ है और ये रस्सी आगे गया। यहाँ एक पुली आया जो यहाँ सीलिंग के साथ फिक्स है और यही रस्सी जब घूम के इधर आया तो यहाँ एक पुली
और इस पुली से यहाँ एक M3 मास लटकाया गया है और ये रस्सी घूम के इधर गया है। हमने मान लिया ये ऊपर जा रहा है A1 से, हमने मान लिया ये नीचे जा रहा है A2 से, हमने मान लिया ये ऊपर जा रहा है A3 से। अच्छा सुनो, अगर हमने इसे ऊपर मान लिया A3 से, अगर ये नीचे जा रहा होगा तो जब तुम सॉल्व करे, तुमने मान लो ऊपर मान के सॉल्व किया, A3 की वैल्यू आ गई -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो माइनस ये बता रहा है कि आपने डायरेक्शन गलत मान ली है, ठीक, और आंसर वही होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बस फर्क होगा कि जो डायरेक्शन मानी उसका उल्टा। मान लो ये नीचे जा रहा है, जैसे तुमने इसे नीचे माना, मान लो ये ऊपर जा रहा है गलती से, तो तुम क्या करोगे? अगर ये ऊपर जा रहा है तुम नीचे मान के कर रहे हो, तुमने सॉल्व किया, A2 आ गया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आंसर होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड। यानी मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कोई भी डायरेक्शन मान लीजिए, हालांकि कॉमन सेंस, जो ज़्यादा भारी है वो नीचे मान लो, जो हल्का है उसे ऊपर मान लो। और अगर तुमने किसी की डायरेक्शन गलत भी मान ली है तो बहुत चिंता की बात नहीं है, जब तुम सॉल्व करोगे, आंसर निकालोगे, तो वो वैल्यू अपने आप नेगेटिव निकल के आ जाएगी और वो नेगेटिव ये कह देगा कि आपने जो डायरेक्शन मानी है वो रिवर्स मान ली, गलत मान ली है। तो ध्यान दीजिए। चलो भाई, सबसे पहले टेंशन दिखाते हैं। अच्छा पहले एक बात बता दो मुझे, मैं तुमसे एक बात करूं, कौन सी पुली फिक्स होगी, रेस्ट होगी, कौन सी पुली मूव कर रही होगी, हम तुमसे बात करना चाह रहे हैं। बताओ बेटा, ये वाली पुली, बताओ ये पॉइंट फिक्स, तो ये पॉइंट भी फिक्स होगा क्योंकि ये लेंथ कांस्टेंट रखनी है, तो ये वाली पुली रेस्ट पर होगी, फिक्स्ड होगी, ठीक। इधर आ जाओ, ये वाली पुली देखो, ये पॉइंट फिक्स, तो ये पॉइंट भी फिक्स होगा क्योंकि ये लेंथ कांस्टेंट रखनी है, तो ये वाली पुली भी रेस्ट होगी। बोलो यार। अच्छा बताओ, ये अगर A2 से जा रहा है तो बताओ ये वाली लेंथ, इतनी लेंथ कांस्टेंट रखनी है, तो अगर ये A2 से जा रहा तो ये वाला सेंटर आएगा, हम भी नीचे A2 से जाएंगे, तो ये वाली पुली नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही होगी, कितने से? A2 से। अच्छा इसके बारे में बताओ, ये अगर ऊपर जा रहा है A3 से, तो देखो ये पॉइंट अगर A3 से जा रहा है तो ये पॉइंट कहेगा हम भी ऊपर जाएंगे A3 से, क्योंकि ये लेंथ कांस्टेंट रखनी है। तो बताओ ये वाली पुली अप मूविंग होगी विद एक्सेलरेशन A3। तो इस सवाल में ये दो पुली रेस्ट पर है जबकि ये दो पुली मूविंग है, और ये वाली पुली नीचे A2 से जा रही है, ये वाली पुली ऊपर A2 से जा रही है। कैसे देख रहे हैं? क्लियर है? क्योंकि हमें पता है ये वाली लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कांस्टेंट रखनी है, आइडियल स्ट्रिंग है, और ये लेंथ कांस्टेंट तभी होगी जब ये अगर A3 से भागे तो ये भी ऊपर A3 से भागे। तो देखो ये बिल्कुल फील होना जरूरी है कि कौन सी पुली किधर जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें ये बिल्कुल फील होना चाहिए। ये क्लियर है कि ये दो पुली क्यों रेस्ट पर हैं और ये दो पुली क्यों मूविंग हैं? आई थिंक क्लियर। चलो भाई इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले टेंशन दिखाते हैं। चलो टेंशन लेते हैं। बताओ इस पर टेंशन, इससे अबे हमने T मान लिया। बताओ ये वाला T M1 पे लग रहा है, इस पुली से अबे नीचे की तरफ T, और यही बताओ रस्सी घूम के इधर, तो इस पुली से अबे नीचे की तरफ T। इधर बताओ इस पुली से अबे ऊपर की तरफ T, यही रस्सी घूम के इधर पुली से अबे T। यहाँ बताओ यही रस्सी पुली से अबे नीचे की तरफ T, यही रस्सी घूम के इधर T। इधर बताओ इससे अबे T, यही रस्सी घूम के इधर T। इधर बताओ सीलिंग से अबे T। अब आ जाओ इधर, इस बीच वाली रस्सी में जितना T नीचे उतना ऊपर, तो यहाँ होगा 2T, यहाँ सीलिंग से अबे 2T। अब देखो इस पुली ये आइडियल है, तो जितना T ऊपर उतना T नीचे, क्योंकि आइडियल पुली होता है मासलेस, और मासलेस पुली पर M इंटू ए जीरो होगा हमेशा। ए मैं कह रहा हूँ ए जरूरी नहीं जीरो, M इंटू ए जीरो, क्योंकि मासलेस है M जीरो, तो M इंटू ए का नाम होता है नेट फोर्स। सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, F नेट बराबर M ए। अगर M ए जीरो तो नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो का मतलब जितना T ऊपर उतना T नीचे, तो इसमें बताओ 2T, इसमें 2T। बड़ी अजीब सी बात लग रही होगी कि सर इस पर नेट फोर्स जीरो है लेकिन फिर भी एक्सेलरेट कर रहा है। देखो थोड़ी अजीब सी बात, इस पुली पे कहा जाए नेट फोर्स कितना, आपका जवाब जीरो, लेकिन इस पुली में एक्सेलरेशन है A2 नीचे, तुमको ये क्या बात है? फोर्स है नहीं, एक्सेलरेशन है। इसलिए क्योंकि मास जीरो है, मास जीरो है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, राइट। अब देखो इधर, देखो इधर 2T, इधर 2T, ठीक है। चलो
एकदम क्लियर। चलो इक्वेशन m1 का एफबीडी बनाओ। हमारे पास कितने अननोन है जल्दी बोलो? 4 अननोन। कौन कौन? a1, a2, a3 और टेंशन। तो हमें 4 इक्वेशन भी बनाना पड़ेगा। m1 का एफबीडी बनाओ। नीचे m1g, ऊपर t, ये जा किधर रहा है? ऊपर। इक्वेशन बोलो t बड़ा m1g छोटा, तो t माइनस m1g बराबर m1a1 फर्स्ट इक्वेशन। ये लिख दिया एफ नेट बराबर है में t माइनस m1g बराबर m1a1, राइट। अब आओ m2 का एफबीडी बनाओ। m2 में देखो नीचे m2g, ऊपर 2t। देख लो इस पे जा किधर रहा? नीचे कितने से? a2 से। तो कौन बड़ा? m2g बड़ा। m2g माइनस 2t बराबर m2a2। अभी आप केवल इक्वेशन बनाना सीखिए। सॉल्व तो हम आगे भी सवाल करेंगे जिनमें मास देंगे 5 kg, 4 kg, 3 kg ऐसे मास देंगे तब सॉल्व करेंगे। अभी केवल प्रैक्टिस करिए। अब बताओ m3 का फ्री बॉडी डायग्राम। m3 पे नीचे देखो क्या लग रहा है? m3g, ऊपर क्या लग रहा है? 2t। ये जाएगा किधर? ऊपर देखो एरो ऊपर a3, तो 2t बड़ा होगा m3g छोटा। इक्वेशन बोलो 2t माइनस m3g बराबर m3a3, इक्वेशन नंबर 3, थर्ड इक्वेशन। अब बताओ एक इक्वेशन और बनाना है, चौथा रिलेशन, और वो रिलेशन बिटवीन a1, a2 एंड a3। उसके बाद लिए हमारे पास कई तरीके हैं। तो सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं कंस्ट्रेंट से। तो देखिए ध्यान से, रिलेशन बिटवीन a1, a2 एंड a3 हम बनाने जा रहे हैं कंस्ट्रेंट मोशन से। तो ध्यान दो, ये वाला पॉइंट हम ये बड़ी वाली रस्सी को टारगेट कर रहे हैं। देखो ये रस्सी, ये वाली रस्सी, बड़ी वाली रस्सी, इसको देखिए ध्यान से। ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, इन पॉइंट्स को देखना पड़ेगा क्योंकि इस रस्सी की लेंथ को चेंज करने में ये पॉइंट्स कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। बताओ ये पॉइंट कहाँ भाग रहा है? ऊपर a1 से, तो ये लेंथ घटाएगा माइनस a1। ये पॉइंट रेस्ट पे, ये पॉइंट रेस्ट पर, ये पॉइंट नीचे जा रहा है a2 से, तो इस लेंथ को बढ़ाएगा प्लस a2। ये वाला पॉइंट नीचे जा रहा है तो लेंथ को बढ़ाएगा प्लस a2। ध्यान से देखना, ये पॉइंट रेस्ट, ये पॉइंट रेस्ट, ये पॉइंट ऊपर जा रहा है a3 से, तो ये लेंथ को घटाएगा माइनस a3। ये पॉइंट ऊपर जा रहा है a3 से, इस लेंथ को घटाएगा माइनस a3। और ये पॉइंट रेस्ट, तो बराबर 0। तो देखो रिलेशन आ गया माइनस a1 प्लस 2a2 माइनस 2a3 बराबर 0। ये a1, a2, a3 में रिलेशन आ गया। कंस्ट्रेंट मोशन से कितना आसान, चाहो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। a1 माइनस 2a2 प्लस 2a3 बराबर 0, चाहे ऐसे लिख लो। ये रिलेशन आ गया। आपको सर हम तो इसे सिग्मा W टेंशन 0 करके बनाएंगे। तो ये ध्यान देना, ये टेक्निक हमेशा नहीं लगती, लेकिन ये हमेशा लगता मेथड। कंस्ट्रेंट का रिलेशन हमेशा हम लोग लगा लेते हैं, कितना भी कठिन सवाल हो। पॉइंट मेथड हमने आपको बहुत बढ़िया से पढ़ाया था, शुरुआत के 2 लेक्चर अच्छे से देखिएगा। अब बताओ वर्क डन बाई टेंशन 0, तो इस पर टेंशन किधर? ऊपर, जा किधर रहा? ऊपर, तो वर्क डन प्लस, तो प्लस का t x1 की जगह a1। इस पर टेंशन ऊपर, जा रहा नीचे, तो माइनस 2ta2। इस पर टेंशन ऊपर, जा भी रहा ऊपर, तो वर्क डन प्लस का 2t इंटू x3 की जगह a3, 2 बार डिफ्रेंशिएट बराबर 0। हमने 2 बार मन में डिफ्रेंशिएट कर दिया। बताओ बेटा t पूरे से डिवाइड, a1 माइनस 2a2 प्लस 2a3 बराबर 0। ये आ गया हमारा चौथा रिलेशन, फोर्थ इक्वेशन। क्या वही आ रही? देख लो, वही आ रही, चाहे जैसे बनाइए। मैं आपको दोनों सिखा दे रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सीखना है, पॉइंट मेथड वाला बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बेसिक सवाल हमसे पूछ सकते हैं।
आई थिंक क्लियर। नोट करो बेटा इसको जल्दी से। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ जाएंगे। केवल इक्वेशन बना रहे हैं, सॉल्व तब करेंगे जब न्यूमेरिकल वैल्यू हमको गिवन होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल जो है उसमें कह रहे हैं यहाँ सीलिंग से एक ये पुली यहाँ पर ऐसे फिक्स्ड है, यहाँ एक आइडियल स्ट्रिंग है और ये मास m1 और ये रस्सी देखो ऐसे क्या है, और यहाँ एक पुली और यही रस्सी घूम के इधर चला गया है। यहाँ एक छोटा सा पुली जो यहाँ फिक्स है और यहाँ पर एक m2 मास का ब्लॉक, और ये m2 मास का ब्लॉक एक हॉरिजॉन्टल सरफेस स्मूथ सरफेस पे रखा है। यहाँ से एक रस्सी निकला है, यहाँ एक छोटा सा पुली और ये ऐसे गया, और ये बताओ एक बड़ा पुली और एक रस्सी ऐसे, यहाँ पर एक m3 मास और ये स्मूथ सरफेस पर एक m3 मास रखा है ऐसे, और यही रस्सी घूम के यहाँ आई और यहाँ फिक्स हो गई है रिजिड सपोर्ट से। बढ़िया से समझिएगा, देखना ध्यान से देखना। ये हमारा फोटो है, हमने मान लिया ये m1 जा रहा नीचे A1 से, ये जा रहा लेफ्ट A2 से, ये जा रहा लेफ्ट A3 से। अगर ये ऊपर जा रहा होगा, तुमने नीचे मान के सॉल्व किया, A1 की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो ये बता देगा कि जो आपने डायरेक्शन मानी वो गलत मान ली। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो सबसे पहले टेंशन दिखाते हैं। अच्छा, कौन सी पुली मूव कर रही होगी इस बात को समझा जाए। अगर ये नीचे जाएगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, अगर ये नीचे जाएगा तो ये लेंथ को खींचेगा, तो ये लेंथ इधर कम होनी चाहिए। ये पुली ऊपर जाने लगी, मान लो इस पुली का एक्सेलरेशन हमने मान लिया AP1 ऐसे लिख देना है। ये पुली हमने मान ली ऊपर AP1 से। चलो भाई, अगर ये पुली ऊपर गई तो ध्यान देना, अच्छा ये वाली पुली ये लेंथ कांस्टेंट है तो ये फिक्स, तो ये भी फिक्स, ये रेस्ट पर होगी। अब देखना, अरे ये तो फिक्स है, ये भी फिक्स है। इधर आ गए, इसको देखो, अगर ये ऊपर गया तो ये लेंथ बढ़ेगी, तो ये लेंथ घटनी चाहिए, तो ये पुली इधर जाएगी। मान लो इस पुली का एक्सेलरेशन AP2, ठीक है, ये इधर AP1, ये इधर AP2 मान लिया। हालांकि ये दोनों बराबर होंगे बाद में। कैसे? क्योंकि ये लेंथ कांस्टेंट तभी होगी जब जितनी लेंथ से ये ऊपर भागे उतनी लेंथ से ये इधर खिसके। लेकिन हम रिलेशन निकाल लेंगे, घबराइए नहीं। ठीक, ध्यान से देखना। तो हम आपको ये सिखाना चाहते हैं, कितना भी टिपिकल सवाल हो आप कर सकते हैं। आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। तो देखो यहाँ टेंशन दिखाते हैं, T इधर T, यही रस्सी घूम के इधर T, इधर T, यही रस्सी घूम के इधर T, इधर T, इधर T, इधर T, यहाँ देखो 2T, यहाँ देखो 2T, इधर 2T, इस पुलिस है पे 2T, इधर 2T, इधर 2T, इधर T, इधर T, इधर T और इधर भी T होगा।
देख लो बेटा, ठीक है। हमें रिलेशन बनाना है, हमें रिलेशन, हमें चलो सबसे पहले कितने अननोन है, 4, A1 A2 A3 एंड टेंशन। तो हम 4 इक्वेशन भी बनाएंगे। सबसे पहले M1 के लिए बताओ, नीचे की तरफ M1G, ऊपर की तरफ T, जा किधर रहा है, नीचे A1 से। M1G बड़ा, T छोटा, M1 इंटू A1, इक्वेशन नंबर 1। देख लो भाई। अब आओ जरा M2 से बात करें। M2, ये M2, M2 से तो देखो इधर T लग रहा है, इधर M2G लग रहा होगा। तो यहाँ ग्राउंड से नॉर्मल आ रहा होगा, यहाँ ग्राउंड से नॉर्मल ऐसे, यहाँ नॉर्मल नहीं होगा, ये हवा में है, ये ग्राउंड पे सरफेस पे है। तो यहाँ सरफेस से नॉर्मल। अच्छा बताओ, इस पर नेट फोर्स इधर आएगा T, तो ये इधर गया A2 से, तो नॉर्मल ने mg को बैलेंस कर लिया। इक्वेशन बनाएंगे T वो नेट फोर्स जिसने M2 को A2 एक्सेलरेशन दिया, सेकंड इक्वेशन। बढ़िया समझिए। अब आओ M3 का एफबीडी बनाओ। M3 ऐसे, इधर लग रहा है T, इधर लग रहा है M3G, इधर लग रहा है नॉर्मल N3, और ये चला लेफ्ट A3 से। तो इसको कौन लेके जा रहा है, यही वो T नेट फोर्स है। तो T नेट फोर्स ने M3 को A3 से एक्सेलरेट किया, थर्ड इक्वेशन। अच्छे से समझ लो बेटा, यहाँ पे ग्राउंड पे है, सरफेस पे है, तो नॉर्मल इसके mg को बैलेंस करेगा। अब देखो चौथा रिलेशन हम बनाने जा रहे हैं, कंस्टेंट रिलेशन। ठीक, तो ध्यान देना, चौथा रिलेशन अगर हम बनाएं कंस्टेंट, तो ध्यान दो, इस रस्सी की लेंथ को देखो, ये वाली लेंथ को देखना। हम रिलेशन कंस्टेंट से भी बना सकते हैं, बर्गडन बाई टेंशन से भी बना सकते हैं। तो पहले हम बर्गडन बाई टेंशन से बना दे रहे हैं सेम रिलेशन, फिर हम कंस्टेंट से बना के दिखाते हैं। बर्गडन बाई टेंशन 0, बताओ इस पे फोर्स किधर, ऊपर, ये जा रहा नीचे, तो माइनस TA1। इस पे फोर्स लेफ्ट, जा भी रहा लेफ्ट, प्लस TA2। इस पे फोर्स लेफ्ट, जा रहा लेफ्ट, प्लस TA3 बराबर 0। तो रिलेशन देखो, माइनस A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर 0, या A1 माइनस A2 माइनस A3 बराबर 0, ऐसे लिख दो। ये रिलेशन आएगा A1 A2 A3 में। तो ये सवाल खत्म हुआ, लेकिन हम इसी रिलेशन को कंस्टेंट से, पॉइंट मेथड से बनाने जा रहे हैं। नोट करिए आप पहले, फिर हम उधर रफ करेंगे, इसलिए हम उसको बाद में कर रहे हैं। हो गया। अब देखिए भाई, हम इसी कंस्टेंट रिलेशन को दूसरे तरीके से बनाने जा रहे हैं। कितना भी टफ क्वेश्चन हो, पॉइंट मेथड हमेशा काम करेगा। ध्यान देना बेटा भाई, पॉइंट मेथड इसलिए काम करेगा क्योंकि हम रस्सी की लेंथ को कांस्टेंट कर रहे हैं। तो यहाँ देखो, ये लेंथ, इस रस्सी को देखो, ये वाली कांस्टेंट होनी चाहिए। ये देखो कहाँ जा रहा है, नीचे, तो इस लेंथ को बढ़ाएगा। देखो हम इन पॉइंट्स को टारगेट कर रहे हैं, ये पॉइंट जो इस रस्सी पे लाई कर रहे हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है, हम ये वाली रस्सी को देख रहे हैं। बताओ ये वाली पॉइंट नीचे जा रहा है, तो इस लेंथ को बढ़ाएगा, प्लस A1, ये पॉइंट 0 0, ये कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो इस लेंथ को घटाएगा, माइनस AP1,
ये पॉइंट ऊपर जा रहा है, इस लेंथ को घटाएगा माइनस AP1, ये पॉइंट 0 0 और वो इधर आ रहा है तो इस लेंथ को घटाएगा माइनस A2 बराबर 0। तो देख लो A1 माइनस A2 बराबर 2 टाइम्स AP1 फर्स्ट इक्वेशन। ध्यान देना, हम यही रिलेशन निकाल के दिखाएंगे, ध्यान देना। अब देखो क्या ये वाली लेंथ भी तो आइडियल स्ट्रिंग है, तो क्या बताओ इस लेंथ को भी तो हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो मैं रखने जा रहा हूँ, ध्यान देना। ये वाला पॉइंट, ये वाली लेंथ देखना, केवल ये लेंथ, तो ये पॉइंट कहाँ जा रहा है, ये पॉइंट कहाँ जा रहा है ऊपर, तो इस लेंथ को बढ़ाएगा तो प्लस AP1। अब देखो ये पॉइंट फिक्स, ये पॉइंट फिक्स, ये वाला पॉइंट इधर जा रहा है तो इस लेंथ को घटाएगा माइनस AP2 बराबर 0। ध्यान से देखना मैंने क्या करा, अब इस रस्सी को देखा तो ये 4 पॉइंट 1 2 3 और ये 4, ये पॉइंट ऊपर जा रहा है, इस लेंथ को बढ़ाएगा प्लस, ये फिक्स, ये फिक्स, ये वाला पॉइंट इधर आ रहा है, इस लेंथ को घटाएगा माइनस AP2 बराबर 0। तो AP1 बराबर AP2। ठीक, अब आओ जरा, अभी एक रस्सी ये वाली है, देखो ये रस्सी अलग है, एक ये वाली रस्सी, इसको देखो बेटा, ये रस्सी, इस रस्सी की लेंथ को भी कांस्टेंट रखना है। तो ध्यान दो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, गौर से देखो, तो ये पॉइंट इधर जा रहा है तो इस लेंथ को घटाएगा माइनस A3, ये वाला पॉइंट इधर भाग रहा है AP2 से तो ये लेंथ बढ़ेगी प्लस AP2, ये वाला पॉइंट इधर भाग रहा है AP2 से, इस लेंथ को बढ़ाएगा प्लस AP2। और बताओ ये वाला पॉइंट फिक्स है तो 0 बराबर 0। तो यहाँ देखो 2AP2 बराबर A3, थर्ड आ गया। देखो इन तीनों को गौर से, सवाल खत्म। AP1 बराबर AP2 है तो ये 2AP2 और 2AP1 बराबर होंगे। अरे ये और ये बराबर होगा क्योंकि AP1 बराबर AP2, तो ये बराबर इसके, तो A1 माइनस A2 बराबर A3 हो गया। तो A1 माइनस A2 माइनस A3 बराबर 0। क्या वही रिलेशन आ रहा है? यस, वही रिलेशन आ गया, फोर्थ इक्वेशन हमारी। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये तुम करके बर्गनर मैटर कर लेते हो, खुश हो जाते हो, लेकिन फील नहीं होता कि कौन पुली किधर जा रही है, रस्सी की लेंथ कैसे कांस्टेंट हो रही है, ये फील होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बढ़िया सवाल में वो आपको फंसा लेंगे, लेकिन अगर तुम्हें तरीका पता है तो आप फंसेंगे नहीं कभी। राइट, आप देखिए जरा, हटा दें इसको बेटा। अगला सवाल देखिए, ध्यान से देखिएगा। सवाल देखो क्या है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक डिच है, डिच मतलब गड्ढा, ऐसे ये गड्ढा है, ये गड्ढा, और ये गड्ढा विड्थ D है, D विड्थ का है, ठीक है, D। और या इसके अंदर एक आदमी यहाँ पे गिर गया है, गड्ढे में गिर गया है ऐसे, ठीक। और मिड में है ये, इधर से ये D/2 और इधर से भी D/2 दूरी पे गिर गया है, ठीक। अब इस गड्ढे से इसको निकालने के लिए इसके दो दोस्त ने यहाँ पर पुली लगाया है ऐसे, इधर दो लोगों ने पुली लगाया ऐसे, ठीक। अभी सवाल की लैंग्वेज लिखवा दे रहे हैं। और पुली से उन्होंने एक रस्सी ऐसे पास कराया और इस आदमी की तरफ ऐसे छोड़ दिया ऐसे,
ऐसे। तो इसने अपना हाथ ऐसे बढ़ा करके इस रस्सी को पकड़ लिया और इस हाथ से इस रस्सी को पकड़ लिया ऐसे, ठीक है। और ये h नीचे है, ये हाइट h है, इस गड्ढे में h नीचे ये पड़ा हुआ है। इसका एक दोस्त जो यहाँ खड़ा है वो इस रस्सी को पकड़ के F फोर्स से खींच रहा है, F से। जो दूसरा फोर्स है, जो दूसरा पर्सन है, जो दूसरा दोस्त है, उसने इस रस्सी को पकड़ के ऐसे खींचा F से। यानी दोनों ने बराबर बराबर फोर्स लगाया, दोनों ने बराबर बराबर फोर्स लगाया। सवाल लिखिए, ए मैन हैज फॉलन, क्वेश्चन लिखिए, ए मैन हैज फॉलन इनटू ए डिच, ए मैन हैज फॉलन इनटू ए डिच, ए मैन हैज फॉलन इनटू ए डिच ऑफ विड्थ D, of width D, and two of his friend are slowly pulling him out using a light rope and two fixed pulley as shown in figure and two fixed pulley as shown in figure. Find force applied by his friend, find force applied by his friends, ब्रैकेट में लिख लो assumed equal for both friend, assumed equal for both friend, assumed equal for both friend, दोनों फ्रेंड ने बराबर फोर्स लगाया है। when man is at a depth h, when the man is at a depth h, ठीक है, ये सवाल है। मैं फिर से सवाल रिपीट कर रहा हूँ कि एक पर्सन एक गड्ढे में h डेप्थ नीचे गिर गया है, जिस गड्ढे में गिरा उसकी चौड़ाई d है, वो मिड में बढ़ा हुआ है, उसके दो सरफेस पर पुली सिस्टम अरेंज करे, आइडियल रस्सी पुली से पास कराया, इसकी तरफ फेंका और F फोर्स से दोनों बराबर फोर्स से खींच रहे हैं। हमसे कह रहे हैं ये F निकालना, हमको ये बराबर फोर्स से खींचा, यही फोर्स निकालना है। तो यार एक बात बताओ, इसको कैसे लेके जा रहे हैं? स्लोली। ये कह रहा हम ऊपर जा रहे हैं स्लोली। स्लोली का मतलब बताओ पहले, स्लोली का मतलब तुम कह रहे हो कि धीरे धीरे, ये सबको पता है धीरे धीरे। स्लोली का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट। स्लोली का मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी जीरो ना, स्लोली मतलब वेलोसिटी है कांस्टेंट हो सकती है, एक्सेलरेशन जीरो, राइट। स्लोली का मतलब एक्सेलरेशन जीरो। अच्छा, एक्सेलरेशन जीरो को हम इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम। ये स्लोली जा रहा है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, इसको झटका नहीं लग रहा कि एक रफ्तार में इसको खींच ले रहे हैं। क्यों ऐसा इन्होंने करा? स्लोली। ध्यान से देखिएगा, हमने इस आदमी से कहा, अच्छा तो अगर इन्होंने F से खींचा तो रस्सी में टेंशन F के बराबर, यहाँ देखो इसके हाथ पर ऐसे F आ गया, इसने भी बताओ F से खींचा तो इसके हाथ पर F आ गया ऐसे। हमने इस आदमी से कहा आप जब ऊपर जा रहे हैं, स्लोली जा रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको ऊपर जाते समय? तो कह रहा है मेरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, हम आपको सब बता देंगे। तो देखो हमने इस पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया ऐसे। ये कह रहा है एक हाथ पर इधर F, कह रहा है एक हाथ पर इधर F, और कह रहा है ये जो वर्टिकल है यहां से अगर आप, और कह रहा मेरा नीचे mg होगा ऐसे, ठीक। अगर बताओ हम ये एंगल, यहां पे देखना ध्यान से, हम अगर एंगल थीटा मान लें, कौन सा? वर्टिकल से मान लें, वर्टिकल से। अगर हम बताओ ये एंगल थीटा मान लें, ध्यान से देखिएगा, इसके कंपोनेंट कर दें, ये एंगल थीटा मान ले रहे, मतलब ये वाला एंगल थीटा, तो ये थीटा हो गया। अगर हम ये थीटा मान लें तो देखो ये थीटा हो गया, ये वाला। तो बताओ इधर आया F का cos थीटा, इधर F sin थीटा, तो इधर देखो F cos थीटा और इधर F sin थीटा,
और बताओ ये जा कैसे रहा है, स्लोली, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 0, स्लोली मोशन। तो ध्यान से देखना ये क्या कह रहा है, कह रहा सर ये एफ साइन थीटा, ये एफ साइन थीटा कैंसिल हो गया। अच्छा एक बताओ, अगर ये दोनों बराबर फोर्स ना लगाते तो पता क्या होता, तो इसके साथ गड़बड़ हो सकती थी। अगर ये फोर्स बराबर ना होते, अलग अलग होते, तो बताओ ये F1 होता, ये F2 होता, तो इधर F1 साइन थीटा, इधर F2 साइन थीटा बराबर नहीं होते। तो ये वाले फोर्स अगर नहीं कटते तो एक फोर्स बड़ा होता, मान लो ये बड़ा ये छोटा, तो ये इधर की तरफ जाता। तो बताओ ये जब ऊपर जा रहा होता तो ये साइड वॉल से यहाँ टकरा रहा होता। अगर ये दोनों अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं, बराबर फोर्स ना लगाए, तो पता क्या होता, ये ऊपर जाता लेकिन ये साइड वॉल को ऐसे टकराते हुए, रगड़ते हुए, और जब ऊपर पहुंचता तो ये काफ़ी इसका चेहरा बदला हुआ होता, ये डैमेज हो चुका होता, चोटल हो गया होता। तो इन्होंने विशेष ख्याल रखा है, इनको फिजिक्स आती थी, इन्होंने कहा ऐसा फोर्स लगाएंगे कि ये एकदम यहीं से ऐसे उठे, ऐसे इस लाइन में, ये बिल्कुल भी इधर उधर ना जाए, हॉरिजॉन्टल में बिल्कुल ना जाए। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि इस लाइन में फोर्स बैलेंस रखना पड़ेगा। तो बताओ ये एफ साइन थीटा कट गया, तो ये कह रहा सर मैं ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे, और बहुत स्लोली लेके जा रहे हैं, ये भी नहीं कि झटके में एक्सेलरेट करके नहीं जा रहा है, बहुत स्लोली धीरे धीरे आराम से ऊपर जा रहा है। कह रहा बताओ ऊपर की तरफ फोर्स 2F cos थीटा बराबर हो जाए किसके, mg के। तभी बताओ बेटा एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, एक्सेलरेशन तभी 0 होगा। इसका मतलब F बराबर क्या, mg/2 cos थीटा, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। लेकिन अब इस आंसर को हम थोड़ा सा दूसरे टर्म में लिखना चाहते हैं, क्योंकि सवाल में थीटा हमें पता नहीं है, हमने थीटा माना है। सवाल में क्या पता है बताइए जरा, सवाल में हमें थीटा नहीं पता है, सवाल में हमको H पता है, D पता है, ये सब पता है, तो हमें इसी के टर्म्स में आंसर देना है। तो ध्यान दीजिए, हम यहाँ इसी आंसर को HD के टर्म्स में देना चाहते, तो F बराबर देखो बेटा mg/2 cos थीटा। चलो cos थीटा की वैल्यू, ये थीटा हमने माना है, तो बताओ इस ट्रायंगल में cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस होगा बेटा ये h, हाइपोटेनस बताओ, हाइपोटेनस होगा ये, और ये होगा d/2 का स्क्वायर, h का स्क्वायर। तो रूट के अंदर h² प्लस d/2 का स्क्वायर मतलब d²/4। तो आंसर आ गया mg रूट के अंदर h² प्लस d²/4 अपॉन 2h, ये आंसर हो जाएगा। देख लो बेटा, ये आंसर आएगा बेटा। cos थीटा की वैल्यू रख दो, cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस h, हाइपोटेनस रूट के अंदर h² प्लस d/2 का स्क्वायर, ये आंसर आएगा। नोट करिए। अगला सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हटा दें बेटा इसको, अगला क्वेश्चन देखिए। कभी भी स्लोली कहा जाए तो स्लोली का मतलब आप ये कतई ना समझें कि वेलोसिटी 0 है। स्लोली का मतलब एक्सेलरेशन 0, स्लोली का मतलब होता है एक्सेलरेशन 0 मतलब इक्विलिब्रियम। अगला सवाल देखिए। सवाल कुछ ऐसा है, यहाँ पे सीलिंग से एक पुली को ऐसे फिक्स करा गया है, और ये यहाँ पर एक 3 kg का ब्लॉक यहाँ पे ग्राउंड पे रखा है, ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड है, और दूसरी तरफ एक ब्लॉक
5 kg, 5 kg है। चाहो तो हम इसको और थोड़ा नीचे बना दें, यहाँ पे चलो ये 5 kg है। यहाँ से हम इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। और ये ज़मीन से ऑलरेडी 4 मीटर की हाइट पे, कितनी हाइट, 4 मीटर हाइट। ये 5 kg ग्राउंड से पहले से 4 मीटर की हाइट पे है। तो चाहो तो पहले आप सवाल लिखिए, 2 ब्लॉक्स, क्वेश्चन लिखें 2 ब्लॉक्स of masses 3 kg and 5 kg, 2 blocks of masses 3 kg and 5 kg hang over a pulley, hang over a pulley, hang over a pulley as shown in figure, as shown in figure, as shown in figure। फुल स्टॉक वाला लिखिए द 5 kg block, फुल स्टॉक वाला लिखिए द 5 kg block is initially held 4 meter above the floor, initially held 4 meter above the floor and then released, and then released, and then released। Find maximum height, find maximum height attained by 3 kg block, find maximum height attained by 3 kg block, राइट। हमें बताना है ये जो 3 kg ब्लॉक है ये मैक्सिमम हाइट कितना ऊपर जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया समझो, हम यहाँ से इसको छोड़ रहे हैं, यहाँ वेलोसिटी 0, इसकी भी वेलोसिटी यहाँ 0 थी, हमने यहाँ से छोड़ा। तो जरा बताओ रस्सी में टेंशन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे टी होगा। अच्छा इतना तो कॉमन सेंस है, ये कहाँ जाएगा, नीचे। तो ये मान लो ए से नीचे गया, ए से नीचे गया, तो ये किधर जाएगा, ऊपर ए से। बताओ ये नीचे ए से आएगा, ये ऊपर ए से जाएगा, क्या दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होगा? यस। चाहे जैसे कर लो, चाहे वर्क डन टेंशन 0 कर दो, चाहे कंस्टेंट लगा दो, इतना तो कॉमन सेंस है। ये बताओ ए से नीचे जाएगा, ये ए से ऊपर जाएगा। हमें पता करना है कि ये 3 kg मैक्सिमम हाइट कितना ऊपर जा पाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ध्यान दो, इसका एफबीडी बनाओ 5 kg का। तो बताओ 5 kg पर नीचे लग रहा होगा 5g, ऊपर लग रहा होगा t, जा किधर रहा नीचे। इक्वेशन बोलो 5g - t बराबर 5a, इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए बताओ ये ऊपर जाएगा, तो 3 kg पर इधर t, इधर 3g, और इसको जाना ऊपर है a से। तो मैं ये तो नहीं लग रहा है ग्राउंड पे रखा है तो नॉर्मल लगा दो सर। बेटा जैसे हम इसे छोड़ेंगे ये तुरंत नीचे जाएगा, ये उठ जाएगा, और उठ जाएगा तो इसका ज़मीन से कांटेक्ट छूट जाएगा। और अगर ज़मीन से कांटेक्ट छूट गया तो नॉर्मल कितना, 0, नॉर्मल 0 हो जाएगा। तो इसलिए अब हम देखो यहाँ नॉर्मल नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि उसका कांटेक्ट छूट गया, ये ऊपर एक्सेलरेट कर गया। और अगर ये एक्सेलरेट कर जाएगा तो ऊपर उठ जाएगा, राइट, तो नॉर्मल ख़त्म हो जाएगा। तो बताओ t - 3g बराबर 3a। दोनों इक्वेशन को ऐड करो, ऐड करो, t से t खत्म, 2g बराबर 5a, ये हुआ 25a, a हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखना बेटा, ये 4 के एक्सेलरेशन से आ रहा है, ये कहाँ तक आएगा, 4 मीटर हाइट तक आएगा। ये कितना ऊपर गया, 4 मीटर गया। तो जरा पता करें इसकी स्पीड क्या हो जाएगी। तो लगा दो v² बराबर u² + 2as। तो देखो u 0 था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 2a की जगह कितना 4, s कितना है 4 मीटर। तो बताओ v² बराबर 32। देख लो भाई, सॉरी गलती हो गई बेटा, गलती, सॉरी 5a 3a, ये 5a कैसे हो गया, 8a होगा, 8a। तो ये 20/8 आएगा, क्षमा करिएगा 20/8। तो 4 से काटो,
5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लोग देखते रहिए थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ देखो एक ही जगह हम रखा 5/2, एस की जगह 4, ये कट गया, तो वी स्क्वायर की वैल्यू बेटा 20 आ गई। देख लो वी स्क्वायर बराबर 20, ठीक है। अब देख रहा है ये जब 4 मीटर नीचे आया तो देखो मैं फोटो बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ये पुली था, ये देखना जब यहाँ 4 मीटर नीचे आ गया तो यहाँ ग्राउंड आ गया, ग्राउंड। तो बताओ जैसे ये यहाँ से 4 मीटर नीचे आया, ठीक, तो बताओ ये अच्छी खासी रफ्तार में आ रहा था, अच्छी खासी वेलोसिटी लेके आया, लेकिन जमीन पे गिरा तो इसकी वेलोसिटी अचानक से 0 हो गई। क्या हो गई? 0। क्यों? क्योंकि ग्राउंड है, अब ये नीचे नहीं जा सकता। लेकिन बताओ ये वाला जो ब्लॉक है, इससे पूछो, ये कह रहा हम 4 मीटर ऊपर उठ गए, ये 4 मीटर ऊपर उठ गया, कौन? 3 kg। ये 3 kg देखो ऊपर उठ गया, वो कितनी वेलोसिटी होगी इसके पास? इसके पास वेलोसिटी ऊपर होगी v, और वो होगी √20 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ v स्क्वायर 20 है तो v हो गया √20। तो देखो मैं तुम्हें क्या सिखाना चाह रहा हूँ, ये इधर 4 मीटर आएगा, ऐसा होगा, देख लो, ये 4 मीटर इधर आएगा, ये 4 मीटर ऊपर जाएगा, और ये जैसे ही यहाँ गिरेगा इसकी वेलोसिटी 0, लेकिन इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हुई। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? देखो ये तो गिरा, वेलोसिटी 0, अभी तक रस्सी में टेंशन था। अब क्या होगा? अब ये जैसे ही वेलोसिटी की वजह से ऊपर जाएगा तो ये रस्सी को छोड़ेगा, और ये रस्सी अब नीचे खींच नहीं पाएगा। रस्सी में टेंशन कब तक रहता? जब तक रस्सी की लेंथ कांस्टेंट रहे, यानी जितना ये रस्सी को छोड़े उतना ये खींचे, तो रस्सी कभी ढीली नहीं होगी, लूज नहीं होगी, कभी टेंशन 0 नहीं होगा। लेकिन अब क्या हुआ बेटा? देखो ये जैसे ही थोड़ा ऊपर गया तो इसने कहा हमने इतनी रस्सी छोड़ी, ये कह रहा अब हम खींच नहीं पाएंगे। तो ये जो 5 kg है ये तो यहाँ रुक गया, क्योंकि ज़मीन पे गिर गया, रुक गया, और रुक गया तो बताओ जैसे ही ये ऊपर गया तो इसने रस्सी को छोड़ा, इसने खींचा नहीं, तो ये रस्सी यहाँ पे ऐसी ढीली पड़ गई, यानी रस्सी हो गई लूज, और अगर लूज हो गई तो टेंशन हो गया 0। यानी बताओ इसके बाद रस्सी ढीली पड़ गई, लूज हो गई, टेंशन 0। और अगर टेंशन 0 तो जरा बताओ इसके बाद स्पीड कितनी है? √20। अब इसका एफबीडी बनाओ 3 kg का। तो ये 3 kg पता क्या कह रहा? नीचे लग रहा 3g, ऊपर टेंशन है नहीं, टेंशन 0। तो ये कह रहा मेरा एक्सेलरेशन अब नीचे होगा, तो हम लिखेंगे 3g बराबर 3a, mg बराबर ma, a आ गया g नीचे की तरफ। तो बताओ इसके पास यहीं से एक्सेलरेशन नीचे आ गया कितना? g। और अगर बताओ इसका एक्सेलरेशन अब g है, बात सही है, जैसी रस्सी ढीली हुई इस पर केवल mg लग रहा है, और केवल mg लग रहा है, टेंशन 0 हो गया, तो इसका एक्सेलरेशन g। बताओ ये g इसके लिए एक्सेलरेशन की रिटार्डेशन, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है, तो ये रिटार्डेशन का काम करेगा। तो देखो ये जाएगा ऊपर, और कह रहा हम तब तक ऊपर जाएंगे जब तक कि मेरी वेलोसिटी क्या ना हो जाए 0। ऐसा करने में मान लो ये यहाँ से यहाँ तक y हाइट ऊपर चला गया, कितना? y हाइट। बताओ कितने रिटार्डेशन से जा रहा है? 10 का रिटार्डेशन, कितनी हाइट? y। तो चलो भाई y निकालो, इक्वेशन लगा दो, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। तो ये देखो 0 हुआ, ये √20 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह g, और s हमको y निकालना है। तो y बराबर देखो 20/2g, 1 मीटर। तो ये बताओ 1 मीटर ऊपर गया, और यहाँ जाके इसने अपनी वेलोसिटी क्या कर ली? 0। बताओ क्या इसके अब और ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी 0। अब क्या होगा? तो देखो मैक्सिमम हाइट निकल आई। तो जमीन से ये पहले 4 मीटर गया और फिर 1 मीटर और गया, तो बताओ मैक्सिमम हाइट h मैक्सिमम ऑफ 3 kg। बताओ आंसर क्या होगा? 4 मीटर एक्सेलरेशन में, 1 मीटर रिटार्डेशन में, आंसर है 5 मीटर।
ये 4 मीटर तो एक्सेलरेट करके जाएगा जब ये 4 मीटर आएगा, और ये यहाँ रुक जाएगा और ये 1 मीटर और जाएगा, तब जाके अपनी वेलोसिटी क्या करेगा, 0। इसके आगे क्या होगा, इसके आगे देखो क्या होगा, ये जो रस्सी थी 1 मीटर ये यहाँ लूज होगी। अब ये यहाँ से ध्यान से देखना, ये यहाँ ज़मीन पे इंतजार कर रहा है, ये यहाँ रुक गया, ये परमानेंट नहीं रुका, mg नीचे लग रहा है, एक्सेलरेशन g है। अब ये नीचे आएगा वापस रफ्तार में, और यहाँ जब आएगा वापस 1 मीटर, तो जो रस्सी 1 मीटर ढीली थी वो इसने खींच ली, और जैसे ही यहाँ पहुँचा और नीचे जाने वाला होगा, तुरंत ये ब्लॉक यहाँ से जंप कर जाएगा, तुरंत रस्सी में फिर से क्या आ जाएगा, टेंशन। तो कोई हमसे सवाल कर सकता था कि इस रस्सी में टेंशन दोबारा कितने टाइम के बाद आएगा, तो तुम कहोगे कि सर यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर जाना और वापस 1 मीटर आने में जो टाइम लगेगा उतने टाइम के बाद टेंशन आएगा। आई थिंक क्लियर। तो बेटा इसे नोट करिए, और इसके आगे हम लोग अगली क्लास में बातचीत करेंगे डिटेल में, और अगली क्लास में हम लोग बैच वाले सवाल करेंगे, इंक्लाइन पर ब्लॉक को एक्सेलरेट करवाएंगे। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे देखिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। एक एक सवाल मैं यहीं कराऊंगा, आपको कुछ नहीं करना है, पूरी क्लास करनी है, उसके बाद आप बुक कहीं से भी लगाइए, मैं हर तरीके के सवाल क्लास में करा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा।